बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 18 का आज 9वां लेक्चर है और आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कल हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो उसमें एक चीज़ हमारे सामने आई थी जिसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन में यूनिसेक्सुअलिटी है, यानी मेल सेक्स मेल में और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो फीमेल में होता है। तो अलग अलग सेक्स की सेपरेशंस है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो यहाँ ओवरीज हैं, ओविडक्ट, यूटिरस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन तमाम चीज़ों की हमने डिस्कशंस करनी है इस टॉपिक के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ओवरीज जो है बेसिकली वो किस में आता है, वो गोनेड्स में आता है। तो फीमेल गोनेड्स को हम क्या कहते हैं, ओवरीज कहते हैं। तो पेयर ऑफ ओवरीज जो है फीमेल की बॉडी में पाए जाते हैं विद इन द बॉडी कैविटी ऑफ फीमेल्स, और ये हेल्ड होते हैं बॉडी कैविटी के साथ बाय लिगामेंट्स। और यहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं ओवरी के अंदर, वो माइटोसिस के जरिए जो हैं वो गोनिया बनाते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम इन डिटेल जो है वो oogenesis के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की तरफ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है फीमेल के अंदर, वेजाइना जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। फीमेल के अंदर वेजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रा जो है ये दोनों इंडिपेंडेंट ओपनिंग है, लेकिन मेल के अंदर ऐसा नहीं था। वहाँ हमने देखा था कि एक ही कॉमन डक्ट जो है वो स्पर्म को भी लेके आती है और यूरिन को भी लेके आती है। तो इस वजह से मेल में हमने क्या नाम दिया था, यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम दिया था। लेकिन फीमेल में आप यूरिनोजेनिटल डक्ट का नहीं कहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रा जो है दोनों इंडिपेंडेंट ओपनिंग होती हैं एक्सटीरियर से। अगर हम इसमें एसोसिएटेड डक्ट्स को देखें तो डिस्चार्ज ऑफ ओवियम जब ओवरी से होता है तो इसको क्या कहते हैं, ओव्यूलेशंस कहते हैं। और ओव्यूलेशन में जो एग है वो जो मेन डक्ट है उसको हम ओविडक्ट कहते हैं, उसमें आता है। उसी का दूसरा नाम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट्स में होती है। प्रॉक्सिमल पार्ट यानी शुरू वाला हिस्सा, ओवरी के बिल्कुल जो करीब होता है इनफंडिबुलम, जो हालो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, वहां पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो यही ओविडक्ट्स फिर आगे लीड करती है किसके अंदर, यूटिरस के अंदर। और यूटिरस के साइज और शेप को हम देखें तो इस तरीके से है जिस तरह एक इन्वर्टेड पेयर का शेप और साइज होता है, तो वैसे इसका साइज और शेप भी होती है। और इसका बड़ा मेन रूल है यूटिरस के अंदर कि इम्प्लांटेशन का मतलब होता है लगा देना किस चीज को, वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ज़ाइगोट बना है या कंसीव कर लेना। टेक्निकली हम कहते हैं कंसीव का मीनिंग आता है कि जी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाना। इन केस के अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग होगा फर्टिलाइज वो कहाँ पे आएगा, यूटिरस के अंदर। वहाँ इम्प्लांटेशंस होगी, इसको हम क्या कहते हैं, कंसेप्शंस कहते हैं। और इसमें बहुत सारी केमिकल चेंजेस होती हैं। जब तक एग फर्टिलाइज ना हो तो वैसे वहाँ तक वैसे उसमें इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो वहाँ पे एक चीज़ की डेवलपमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। और बेसिकली जो इनर मोस्ट वॉल होती है यूटिरस की, वहाँ प्लेसेंटा डेवलपमेंट होती है एंडोमेटीरियम के अंदर। और प्लेसेंटा एक बेसिकली इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटिरस
टिश्यूज और फीटल के टिश्यूज के दरमियान जो है ये डेवलप होता है। अच्छा, मिडिल लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं मायोमेटीरियम, और जो सबसे आउटर वॉल ऑफ यूटेरस है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमेटेरियम का नाम देते हैं। तो ये 3 लेयर्स हैं, सबसे इनर वाली एंडो, और उसके दरमियान वाली मीजो, और सबसे आउटर जो है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टोमेटेरियम भी कहते हैं, और उसे पेरीमेटेरियम्स का नाम भी दिया जाता है। अब यूटेरस जो है वो फिर ओपन होती है वेजाइना के अंदर, और किसके थ्रू ओपन होती है, सर्वेक्स के जरिए से। सर्वेक्स का लफ्जी मतलब नेक के मीनिंग में आता है या टनल के मीनिंग में आता है। इसको जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिर इसको डिटेल से स्टडी करते हैं हम आगे जाके डायग्राम के अंदर। अब प्लेसेंटा मैंने पहले भी बताया है कि ये स्टेब्लिश होता है बिटवीन यूटेराइन एंड फीटल टिश्यू के दरमियान, और इसका जो मेन काम है वो है एक्सचेंज करना ऑक्सीजन्स को, कार्बन डाइऑक्साइड्स को, वेस्ट को, न्यूट्रिएंट को और दूसरे मटेरियल्स को बिटवीन फीटस एंड यूटेरस ऑफ मदर या इनके दरमियान जो है। अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है ओजेनस सिस्टम। ये बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत कंसेप्चुअल है, और एंट्री टेस्ट में लाजमन यहाँ से क्वेश्चंस उठाया जाता है। तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा, इसको थोड़ा सा आपकी बुक से ज़रा इसको डिटेल से यहाँ मैंने बता दी ये चीज़ें, तो ये आगे आपको बहुत ज़्यादा एंट्री टेस्ट के अंदर हेल्प करेंगे। फीटल जो फीटस डेवलप हो रहा है यूटेरस ऑफ मदर के अंदर, तो उसके अंदर 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, वहां पर जो जर्म सेल्स हैं ये माइटोसिस के जरिए क्या डेवलप शुरू कर देते हैं, ओवोगोनिया डेवलप शुरू कर देते हैं, और इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये 20 वीक्स तक एटलीस्ट 6 to 7 मिलियन तक चले जाते हैं। इतनी ज्यादा तादाद इनकी बढ़ जाती है, और इसके बाद जो है इसमें बहुत सारी डिफरेंशिएशंस आती हैं और मैच्योरेशन स्टार्ट होती है। तो इस वजह से इनकी तादाद कॉन्स्टेंटली जो है वो रिड्यूस होती जाती है, और तकरीबन एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है ये 6 to 7 मिलियन से रिड्यूस होकर कहाँ तक चली जाती है, 2 मिलियन तक आ जाती है। अब 2 मिलियंस के बाद जब बर्थ हो जाती है तो उससे लेकर एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी तक इनकी तादाद जो है वो 60 से 80,000 तक रह जाती है। और यहाँ पर बस से लेकर कॉन्स्टेंटली ये कम हो रहे हैं। वहाँ यानी 20 वीक्स तक कितने थे, 6 to 7 मिलियन थे, बर्थ के टाइम तकरीबन 2 मिलियन थे, और प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचते हुए कितने चले जाएंगे, 60 to 80,000 रह जाएंगे। और वो गोनियम आगे जो है क्योंकि डिप्लॉयड है, इनमें माइटोसिस होती है, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी oocytes के अंदर। अब प्राइमरी oocyte जो है ये भी बेसिकली क्या होते हैं, डिप्लॉयड्स होते हैं। अब प्राइमरी oocytes जब यहाँ बनते हैं तो ये मियोसिस फर्स्ट पे जाके अरेस्ट हो जाते हैं, यहां स्टॉप हो जाता है। यानी पैदाइश से लेकर प्यूबर्टी स्टेज तक ये प्राइमरी oocytes ही बनेंगे, और यहां मियोसिस 1 पे खासकर ज़ैगोटीन, प्रोफेज फर्स्ट की ज़ैगोटीन या लेप्टोटीन, लेकिन ज्यादा ख्याल किया जाता है कि ज़ैगोटीन के ऊपर। ये बड़ी डीप सी बात है, कर दी है मैंने यहाँ पे कि मियोसिस फर्स्ट में भी फिर 4 फेजेस होंगी ना, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में फिर फर्दर सब डिविजन्स होनी है, लेप्टो, ज़ैगो। तो ज़ाइगो या लेप्टो में जाके 2 मुख्तलिफ लिटरेचर में मुख्तलिफ है, तो ज़ाइगो में ज्यादा
बुक्स में आता है कि जी जाइगोटीन वाली स्टेज पे जाके ये जो हो क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा, इसकी फर्दर आगे डेवलपमेंट्स नहीं होंगी। अब प्रियर टू ओव्यूलेशन यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होना है तो उससे पहले प्रियर टू ओव्यूलेशन यानी डिस्चार्ज ऑफ ओवियम फ्रॉम ओवरी जो है तकरीबन 36 to 48 आवर्स इनकी मियोसिस फर्स्ट क्या होती है, कंप्लीट होती है। और मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होती है तो प्राइमरी ओसाइट मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करते हुए किस में चले जाते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स। तो प्राइमरी ओसाइट्स क्या थे, यहाँ पे वो डिप्लॉइड्स होते हैं, तो सेकेंडरी ओसाइट्स एप्लाइड हो जाते हैं। और इसके साथ साथ सेकेंडरी ओसाइट्स के साथ साथ जो है क्या बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। अच्छा, फर्स्ट पोलर बॉडी डेफिनेट बात है कि यहाँ पे मियोसिस के नतीजे में जब डिवीजन होगी तो 2 सेल्स बनेंगे मियोसिस फर्स्ट के अंदर, तो उसमें से एक सेल ने आगे डेवलप करना है, तो दूसरा जो क्रोमोसोमल कंटेंट्स होते हैं उनको जरा ठिकाने लगाने के लिए या उनको साइड पे करने के लिए क्या बनती हैं, पोलर बॉडीज बनती हैं। अब आगे देखें कि ये सेकेंडरी जो oocytes होते हैं ये बेसिकली आपने यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना है कि ये हैप्लॉइड्स होंगे। ये मिस्टेकली 2n लिखा गया है, इसको बेटा आपने करेक्ट कर लेना है, सेकेंडरी oocytes को, ये हैप्लॉइड्स होंगे। ये फर्दर आगे अरेस्ट हो जाते हैं कहाँ पे, एट मेटाफेज स्टेज पे, और मेटाफेज 2 पे जाके क्या करते हैं, ये अरेस्ट हो जाते हैं। इनकी जो है आगे फर्दर जो है वो कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड नहीं होती। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सेकेंडरी oocytes को आपने करेक्ट करना है, ये गलती से लिखा गया है 2n, तो अब क्योंकि इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है कि मैं इसको यहाँ से इरेज कर सकूँ, तो आपने सेकेंडरी oocytes को क्या कहना है कि जी ये हैप्लॉइड्स हैं और ये अरेस्ट हो गए हैं कौन से स्टेज पे, मेटाफेज 2 की स्टेज पे जाके ये क्या हो गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं। अब जो है जब तक यहां से इसको मेटाफेज 2 के बाद जो है इसकी फर्टिलाइजेशंस नहीं होती, ये फर्दर आगे मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट नहीं करेगा। उसकी एक खास रीजन है कि ये क्यों नहीं जाता जी, मियोसिस 2 आगे क्यों नहीं कंप्लीट होती। उसकी रीजन है कि इसके पास जो है सेकेंडरी oocytes के पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता, तो ये स्पर्म से क्या लेता है, सेंट्रियोल लेता है, और फिर इनकी पोलैरिटी बनती है और फिर इनकी डेविएंस होती है। तो मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशंस जो है वो कौन कर रहा है, सेकेंडरी oocytes कर रहा है। तो इफ फर्टिलाइजेशंस तो वो क्या डेवलप हो गया, एग और सेकंड पोलर बॉडीज जो यहाँ पे बनेंगी। ये भी वही कंसेप्ट है कि क्योंकि एक ही सेल ने आगे डेवलप करना है, तो दूसरा जो क्रोमोसोम्स है, नंबर्स हैं, उनको इस तरह एक रिड्यूस बॉडीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो फिर आगे जाके क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं। तो तकरीबन 60 to 80,000 जो प्राइमरी oocytes थे उनमें से सिर्फ 400 जो होते हैं वो सेकेंडरी oocytes में, या उनको हम कह सकते हैं कि वो जो एग्स हैं वो ओव्यूलेटेड होते हैं, सिर्फ 400 तक। और यहाँ पे एक बात को अंडरस्टैंड करें कि एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेकर प्राइमरी oocytes तो मौजूद हैं, अब उनमें से कोई एक जो है वो सपोज करेंगे 13 इयर्स में आगे डेवलपमेंट्स में जाएगा, कोई 35 इयर्स में जाएगा, कोई 25 ईयर में जाएगा, कोई 40 में जाएगा, कोई 42, इन एक्सेप्शनल केसेस 45 तक भी जाता है। तो जितना टाइम गुजरता जाता है तो वो सेकेंडरी oocyte जो एग जो हैं वो
एज्ड होते जाते हैं और बहुत सारे उसमें जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी होते हैं, और बहुत सारी कंजेंटल डिजीजेस जो होती हैं और सिंड्रोम्स के चांसेस जो होते हैं वो इन एज्ड एग्स के अंदर ज़्यादा होते हैं बानिस्बत जो शुरू वाले एग जो होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट्स तो बन गए हैं। अब उन्हीं में से किसी एक को हर मंथ जो है ना वो चांस मिलना है आगे क्या करने का, डेवलप करने का। तो इसी चीज को जरा ग्राफिकली भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया है। ओवोगोनियम डिप्लॉइड्स, यहाँ माइटोसिस से इनके नंबर ऑफ सेल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्राइमरी ओसाइट्स के अंदर। लेकिन प्राइमरी ओसाइट ये अरेस्ट हो जाएंगे प्रोफेज फर्स्ट स्टेज के ऊपर। अब यहाँ पे देखें ये काम क्या हुआ है, बिफोर बर्थ हो गया है, और बचपन से लेकर प्यूबर्टी तक ये ओवरी जो है वो इनएक्टिव रहेगी। लेकिन जब फ्रॉम प्यूबर्टी से जो मीनोपॉज है वहां तक जो है वो जो 60 to 80,000 प्राइमरी ओसाइट थे, उन्हीं में से 400 जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं वो फर्दर डेवलपमेंट होंगे। तो प्राइमरी ओसाइट्स जो है ये डिप्लॉइड था, मियोसिस फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो गई, तो ये कन्वर्ट हो गया जी सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर जो कि हैप्लॉइड्स है, यहाँ ठीक लिखा गया है जी। और इसके साथ साथ क्या बना है जी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये फिर आगे जाके डिजेनरेट हो जाएगी। और इन्हीं के सेल ये जो साथ है ना प्राइमरी ओसाइट्स के ऊपर ये जो राउंडेड रेड्स वाले चीजें बता दी हैं, ये बेसिकली इसको हम कहेंगे कि ये फोलिकल्स सेल्स हैं, और ये इसके अंदर फ्लूइड्स है, और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये बढ़ते जाते हैं साइज के अंदर और मैच्योर होते हैं। तो सेकेंडरी ओसाइट जब बनते हैं ब्लाइट, तो ये अरेस्टेड हो जाते हैं मेटाफेज सेकंड के ऊपर। और ये भी मैं पीछे बता दिया था कि ये सेकेंडरी ओसाइट उस वक्त रिलीज होता है जब ये अपनी म्यूसिस जो वो अपनी कंप्लीट करता है, म्यूसिस फर्स्ट को वो 36 to 48 आवर्स पहले कंप्लीट करता है। अच्छा, उसके बाद ये मेटाफेज 2 पे जाके फिर अरेस्ट कर जाता है, और तब तक ये आगे फर्दर डेवलप नहीं करता जब तक स्पर्म आके इसको सेंट्रियोल नहीं देता। सेंट्रियोल देगा, इसकी आगे मियोसिस 2 जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे किस चीज की डेवलपमेंट हो जानी है, ज़ाइगोट की, और साथ में क्या बन जाएगी, सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। ये जो होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, और ये चीज जो है आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए। अब ये सारा प्रोसीजर जो हुआ है यहाँ पे क्या, कहाँ पे हुआ है, ये प्रॉक्सिमल पोर्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स में हुआ है। इसके बाद 3 to 4 डेज के बाद ये ज़ाइगोट जो है वो वहाँ से फैलोपियन ट्यूब से जो है वो नीचे आके ओवरीज के अंदर क्या कर जाता है, सॉरी यूटेरस के अंदर आके इम्प्लांट कर जाता है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, कंसेप्शंस कहते हैं। तो ये सारी जो थी वो जेनेसिस की हिस्ट्री थी सारी। अब इस डायग्राम को जरा गौर से देखें आप लोग, वही आपकी बुक वाली ही डायग्राम्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये पेयर ऑफ ओवरीज हैं, उसके अंदर ये ओवरी है और उसके साथ ये ओवरी। अच्छा, इसके अंदर ये आपको फोलिकल नजर आ रहे हैं, और फोलिकल जब के अंदर वो जो प्राइमरी ओसाइट्स थे वो मैच्योर होके फिर किस में कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर। तो सेकेंडरी ओसाइट्स यहाँ से ये जो आपको ये फिंगर लाइक आउट ग्रोथ नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं फिब्री कहते हैं, और यहाँ से ये इसको रिसीव कर लेता है, और ये इसका इनफंडिबुलम पोर्शन है, और ये पोर्शन जो है इसका कौन सा है, ये प्रॉक्सिमल पोर्शन है, क्योंकि ये बिल्कुल करीब है। तो ये वो पोर्शन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम यूटेराइन ट्यूब्स भी कहते हैं, इसी को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। और ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे कि ये बॉडी वॉल के साथ क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल्स भी आ रहे हैं, और साथ में जो होते हैं लिगामेंट्स वगैरह भी अटैच होते हैं। अब इस
के बाद ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 लेयर नजर आ रहे हैं। सबसे आउटर लेयर क्या है, पेरीमेट्रियम है, और उसके बाद मायोमेट्रियम, मायो का लफ्जी मतलब मसल से होता है, और सबसे इनर वाली जो है यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम है। तो ये काफ़ी थिक हो चुकी होती है, क्योंकि साथ ही ये चेंजेस आ रही होती हैं। कुछ चेंजेस किसके अंदर आ रही होती हैं, ओवरी के अंदर आ रही होती हैं, और उसके साथ साथ पैरेलल कुछ चेंजेस कहाँ पे आ रही होती हैं, यूटेरस के अंदर आती हैं। तो ये जो ज़ायगोट यहाँ बना था, ये थोड़ा सा टाइम यहाँ गुजारने के बाद ये फिर यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे प्लेसेंटा एस्टेब्लिश होता है, और अपनी जो बाकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रोसेस हैं वो तकरीबन यहाँ पे वो क्या कर देता है, कंप्लीट करता है। ये वो पोर्शन है जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और यूटेरस के दरमियान है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सर्वेक्स कहते हैं। सर्वेक्स वैसे टनल के मीनिंग में आता है या नेक के मीनिंग्स में भी आता है। तो इसके बाद ये सर्विकल जो है ओरिफिस है, स्ट्रक्चर्स हैं, ये उसके स्टार्ट में स्फिंक्टर टाइप के, और ये वाला पोर्शन जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये वेजिना के अंदर आ जाता है। और ये सारी की सारी, ये उसको कट करके दिखाया गया है आपको समझाने के लिए, वरना ये सारे की सारी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है। अगर इसको गौर करके देखें इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वैसे ही है जिस तरह इन्वर्टेड पियर का वर्ड वहाँ पे यूज़ किया था, ये वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर शेप जो है वो आपको नज़र आती है। तो ये स्ट्रक्चर थी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थी। मैं दोबारा इस बात को दोहरा देता हूँ कि इसमें खासकर स्ट्रक्चर के साथ साथ जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से अमूमन जो है वो MCQs उठाया जाता है। तो इसको आपने ज़रा बेहतरीन तरीके से किक करना है। और वैसे ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, कल वाला भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस था, उसमें किसी चीज़ का फंक्शन भी आ सकता है, इसमें भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस है, बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये भी। तो कल हमने देखना है कि जी सिस्टम हमने पढ़ लिया है, अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है कि साइकिल, इसमें ओवरी के अंदर और यूटेरस के अंदर जो चेंजेस आती हैं हार्मोनल और डेवलपमेंट के लिहाज से वो क्या होती हैं, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जरा आपने कंफ्यूज नहीं होना, कल भी मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा कि सिस्टम का अलग क्वेश्चंस है और साइकिल का अलग क्वेश्चंस है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम का है तो आप साइकिल लिख दें और साइकिल का है तो आप सिस्टम लिख दें। तो ये है रिप्रोडक्टिव साइकिल। इंशाल्लाह आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप बार बार इस लेक्चर्स को आप देखें और अपनी बुक को सामने रखें, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा और कंसेप्चुअल बताई गई हैं तो बेशक आप बोर्ड के एग्जाम में उसको ना लिखें, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी बुक के ऊपर उन चीज़ों को आपने एडिशन जरूर करनी है, क्योंकि यही चीज़ें जो होंगी फिर आपको एंट्री टेस्ट में इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और यही चीज़ें जब आपको आगे थोड़ा सा बता दी जाती हैं तो उस वक्त फिर आप कहते हैं कि ये तो बहुत नई चीज़ें हैं, हमें इनका पहले से इल्म नहीं था। तो इस वजह से आपको बताई जा रही है कि आप इसको साथ साथ में एडिशन कर दें, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा देंगी। चलें बेटा, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। खुदा हाफिज़, नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी।